बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस के बारे में। हम बहुत इन्फॉर्मेशन पहले जो है वो वीडियोस में देख चुके हैं, जिसमें जो है वो हम एवोगाड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस कांस्टेंट, ग्राहम्स, डाल्टन्स और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैन डर वाल के बारे में, ठीक है, उसकी इक्वेशन के बारे में, और हम लिक्विफिकेशन मतलब ऑफ गैसेस के बारे में देखेंगे, और हम प्लाज्मा देखेंगे, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई सेकेंड रिक्वेस्ट इज़ टू प्लीज़ वॉच द वीडियो एट टिल द एंड। ओके, सो लेट मी स्टार्टिंग फ्रॉम वैन डर वाल इक्वेशन। जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई तो उसमें से उसने 2 पॉइंट्स लिए। एक पॉइंट से उसने वॉल्यूम की कहानी ही बदल डाली जनरल गैस इक्वेशन के अंदर, और एक पास्टुलेट लेके उसने प्रेशर की कहानी ही बदल डाली। यानी कि इन 2 पॉइंट्स पे उसने इतराज़ात करने के अलावा, यानी कि वो सिर्फ पाकिस्तानियों की तरह नहीं था कि सिर्फ उसने इतराज़ किया और बात ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं था। उसने अपने इतराज़ को जो है वो साबित भी किया, और यहाँ पर तो माशाल्लाह हर कोई इतराज़ ही करता है और कुछ नहीं करता। तो उसने जो है यहाँ पर 2 पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या था जिसमें उसने कहा गया था कि एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है ना वो जो है निग्लिजिबल नहीं है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती थी कि एक्चुअल वॉल्यूम, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आइडियल गैस को लेकर चलती थी। उसके मुताबिक ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ यानी कि पूरा फ्री वॉल्यूम जितना भी है गैस के लिए उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल है। लेकिन वैन डर वाल इक्वेशन है ही नॉन आइडियल गैसेस के लिए, यानी कि इसमें हाई जो है वो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये करता है एक्ट। तो यहाँ पर हाई प्रेशर, ये देखिए ये प्रेशर लगा, तो यहाँ पर प्रेशर लगाने के बाद सिर्फ ये वाला वॉल्यूम जो था ये फ्री हो गया, और एक्चुअल वॉल्यूम इसी तरह से साइड पर आ गया। तो यहाँ पर जो ये बी है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि ये सारा उसने माइनस करवा दिया, एक्सक्लूड करवा दिया। तो जो फ्री अब वॉल्यूम था ना यहाँ पर इस डायग्राम के लिए, डायग्राम नंबर 2 के लिए, यानी कि जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो पूरे टोटल वॉल्यूम में से अगर हम सिर्फ इस बी को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। बी जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, और बी की वजह से ही हमें एक जो है वो इफेक्टिव और ऑक्युपाइड वॉल्यूम मिलता है। बी यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, लेकिन बी जो है वो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है उसका 4 गुना है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस स्टेट के अंदर। लेकिन इस बात को यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि वो जब चीज़ को ज़्यादा कंप्रेस करते करते आपने इतना कंप्रेस नहीं कर देना कि वो लिक्विड में बदल जाए, पार्टिकल एक दूसरे के इतने पास आ जाए, आपने ऐसा नहीं करना। बी हर गैस के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि बी है ही एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कोफिशिएंट की वैल्यू है, और ये डिपेंड करती है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के लिए ये थी 1 मोल के लिए। अगर हम n नंबर ऑफ मोल्स के लिए करें तो v माइनस एन भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको बच्चे? ये टोटल वॉल्यूम है, ये बराबर है फ्री के और बराबर है बी के, यानी कि बी और फ्री ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेसल का वॉल्यूम बनाते हैं। ठीक है, इसके यूनिट आपने देख लेने हैं। ये वाला एन बी उस तरफ चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो बी इस तरह वी ओवर एन, तो वी क्या होता है मीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर पर नंबर ऑफ मोल्स, ये आगे इसके यूनिट। दूसरा पॉस्टुलेट जिस पे उसने इतराज़ किया, हमें जनरल गैस इक्वेशन यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती थी कि उनके दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। अगर है तो वो इस सिचुएशन के अंदर, यानी कि अगर एक इस तरफ लग रही है तो एक इस तरफ लग रही है, एक ऊपर एक नीचे, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इधर को तो एक इस तरह, तो वो उसको पूरा ना वो बैलेंस कर रही थी। एक साइड से लग रही है तो दूसरी साइड से लग रही है, तो वो पूरी बैलेंस हो रही थी, जिसकी वजह से जो है, यानी कि अगर यहाँ एक पार्टिकल है वो अंदर की तरफ लगा रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल भी अंदर की तरफ लगा रहा है, तो दोनों फोर्सेस तो बैलेंस हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ये बात वैलिड थी। लेकिन वैन डर वाल ने सोचा कि जब पार्टिकल पहुँच जाता है यहाँ पर दीवार पर प्रेशर अप्लाई करने के लिए, तो ये ऊपर नीचे वाली बैलेंस है, इधर वाली बैलेंस है, इधर वाली बैलेंस है, लेकिन जो पीछे बी लगा रही है इसको एक फोर्स, यानी कि ये वाला बी पार्टिकल जो इस तरफ को एक फोर्स लगा रहा है उसको तो बैलेंस नहीं किया गया, वो तो प्रेशर को अलबत्ता कम कर रही है। यानी कि जनरल गैस इक्वेशन कहती थी कि वो पार्टिकल आता है, उसके पास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो भाग के आएगा, अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वो ही मेन प्रेशर होगा। लेकिन वैन डर वाल ने कहा कि यहाँ पर उसके पीछे से भी एक मॉलिक्यूल उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो उसने, ये एक अच्छी चीज़ थी उसके सोचने के लिए। फिर वैन डर वाल ने इस ऑब्जर्व प्रेशर के लिए आइडियल यानी कि टोटल प्रेशर जो कि हम जनरल गैस इक्वेशन के अंदर लेते हैं, उससे ये बताया कि ये जो ऑब्जर्व प्रेशर है ना,
यानी यहाँ पर जितना प्रेशर जो है वो देखा गया वो आइडियल, और ये माइनस का साइन है, सॉरी यहाँ पर ना माइनस का साइन है, ये आइडियल यानी कि टोटल प्रेशर जो कि हमें आइडियल गैस जो है वो इक्वेशन के अंदर मिलता था उससे थोड़ा कम है। यानी कि जितना प्रेशर वहाँ लगा है कम क्यों है, क्योंकि पीछे से बी ने भी आके जो है उसके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। एक बंदा है वो भाग के जाके दीवार के अंदर लगने लगा है, ठीक है, इतने स्पीड से वो जाएगा और इतनी ज़ोर से जाके लगेगा, लेकिन पीछे से अगर उसका कोई हाथ पकड़ ले, ठीक है, जब पीछे वाला बंदा उसका हाथ पकड़ेगा तो वो उस इफेक्टिवनेस के साथ जाकर टकराएगा ही नहीं, उसके प्रेशर के अंदर कमी आएगी, ठीक है। तो ये कमी क्यों आएगी, क्योंकि पिछले बंदे ने उसका हाथ पकड़ लिया है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, पिछले पार्टिकल ने उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाई है जिसकी वजह से वो उतना प्रेशर नहीं लगा पाया वहाँ जाके जितना कि उसे लगाना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो रिड्यूस प्रेशर है जिसे पी बार या पी जो है वो ऊपर डैश से शो किया गया है, ये दोनों पार्टिकल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। पीछे कितने जो है वो कंसंट्रेशन के साथ उसे खींच रहा है उस पर, और अगले कितने लोग हैं उस पर भी वो डिपेंड करता है। तो हमें कंसंट्रेशन पता है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो n इंटू एन, ये n स्क्वायर हो गया, और ये साथ जो a है ये कांस्टेंट है। ये हर गैस के लिए कांस्टेंट होती है a और b की वैल्यू, और आइडियल के लिए 0। यहाँ पर इसका अगर हम यूनिट देखें यहीं से, ये वाला v उस तरफ चला जाएगा, ये वाला n यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया p डैश v स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। इसके यूनिट हम देख लें, p के लिए atm dm प्लस q और पर मोल स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और वॉल्यूम के अंदर मीटर स्क्वायर डालें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जनरल गैस इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन क्या हुई, पी क्या हुआ है, पी के अंदर जो है वो एक जो टोटल पी है ना, ये वाला टोटल पी, यानी कि यहाँ पर ये दिखा रहा है ये वाला टोटल पी, ये यहाँ माइनस हो रहा था, ये रिड्यूस पी वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये रिड्यूस पी की जगह हमने जो है वो ये वाली वैल्यू भी पुट की है, तो अब ये टोटल पी बराबर हो जाएगा ऑब्जर्व पी के और जो वैल्यू कम हुई है उसके, ठीक है। और वी किसके बराबर होगा, वी बराबर होगा माइनस, यानी कि जो वॉल्यूम एक्सक्लूड हो गया उसको निकालना है, ठीक है। टोटल प्रेशर जो है वो बढ़ गया और जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, यही जो है वो हमने उसमें देखा था, ठीक है। अगर हम नॉन आइडियल के अंदर देखें तो नॉन आइडियल कब फॉलो होती है, नॉन आइडियल तब फॉलो होती है जब हमारे पास यहाँ पर हाई प्रेशर हो। तो ये बन गया हाई प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो, कम हो, तो ये हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर भी उसी हिसाब से कम हो। अगर 1 मोल के लिए करें तो ये n के अंदर एक एक पुट कर दे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अभी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, अभी जो हमने पीछे वान डेर वाल इक्वेशन पढ़ी है उसके अंदर एक पॉइंट था, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। यानी कि ये वाला पॉइंट था जिसमें जो है हमने वहाँ तक जो है वह हमें कंप्रेस किया जहाँ तक वो लिक्विड में चेंज नहीं हो गया। अब अगली चीज़ हम क्या सीखेंगे कि हमने वहाँ तक कंप्रेस करना है कि जहाँ पर जो है हाई प्रेशर लगाने से वो जो बॉडी है वो चेंज हो जाए लिक्विड के अंदर, फिर उसको हम लिक्विफेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि केमिस्ट्री के टॉपिक जिस तरह बुक में लिखे होते हैं वहाँ उस तरह याद करने के बजाय अगर आप अपनी अरेंजमेंट बनाए कि यहाँ बात ख़त्म हो गई लेकिन अगली चीज़ को इस तरह से डिस्कवर किया गया, तो फिर ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट ज़्यादा अच्छा याद हो जाएगा। ये भी उसी तरह से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर गैस चेंज हो जाए लिक्विड पे। लेकिन ये किस चीज़ पे बेस करता है, ये बेस करता है जाउल थॉमसन इफेक्ट। ये अक्सर जो है वो हमारी बुक के अंदर फर्स्ट पेज के अंदर भी लिखा होता है। इसमें क्या होता है, यानी कि एक चीज़ है उसे मैं इतना कंप्रेस कर रही हूँ, एक शॉपर है, ठीक है, उसके अंदर मैं इतना स्टफ़ भर रही हूँ, इतना स्टफ़ भर रही हूँ, एकदम से वो फट गया है और उसमें से लिक्विड जो है वो एकदम से, जैसे आप ये समझ लें बलून में आप डाल रहे हैं वाटर, यू आर एडिंग वाटर इन अ बलून, लेकिन एक हद तक वो फट जाएगा, फिर सडन एक्सपेंशन होगी और वो सडन एक्सपेंशन की वजह से जो है वो कूलिंग काज होगी। वैसे एक्सपेंशन से नहीं होती इतनी कूलिंग। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है वो एक सब्सटेंस लिक्विड के अंदर रहे, इससे नीचे नीचे वाले टेम्परेचर के अंदर भी जो है वो लिक्विड के अंदर ही रहेगा। अब इसकी जो है वो हर गैस के लिए एक अलग वैल्यू होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसी तरह से क्रिटिकल प्रेशर भी होता है। ये हैं वो कुछ वैल्यूज़, लेकिन मैं जहाँ तक आपको प्रीफर करूँगी कि आप जो है वो इन वैल्यूज़ को याद करने का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा, क्योंकि पेपर के अंदर जो है वो ज़्यादातर इस तरह की वैल्यूज़ नहीं पूछी जाती, ना ही एफएससी के पेपर के अंदर और ना ही एमडी-कैट के अंदर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस तरह के टेबल सारे छोड़ दें, आप इस तरह के टेबल्स पकड़ा करें और उसमें ट्रेंड देखा करें कि ट्रेंड क्या चल रहा है। पोलैरिटी के लिए क्या है, अब यहाँ पर नॉन पोलर के लिए जो है वो कम है वैल्यूज़ टेम्परेचर की, और इसी तरह से जो है वो आप देख सकते हैं प्रेशर की, और जो है वो पोलर उनके लिए ज़्यादा है। बस इस तरह के कुछ बहुत ट्रेंड देख लिया करें, इससे जो है वो आपकी
कवर अप हो जाएगा। बाकी इस तरह के टेबल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा वो टेबल बना होता है, तो हम अगर वहाँ ये याद करने बैठ जाए किसकी कितनी वैल्यू है, तो वो हमें पेपर में भूल जाएगा। हम सिर्फ ये याद करते हैं कि कौन सा पोलैरिटी में कितना उस पर इफेक्ट आ रहा है, और जो है वो आगे पीछे करने से, यानी कि किसकी ऊपर है वैल्यू, किसकी जो है वो नीचे, इस तरह के टेबल्स पूरे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो लिक्विफिकेशन का अमल है उसे हम प्रोसीड करवा सकते हैं लिंड्स मेथड के जरिए। अब 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ। यहाँ से आ रही है बच्चे फ्रेश एयर, ठीक है, ये रही फ्रेश एयर, वो अंदर आई, ऊपर की तरफ गई। जब वो अंदर आई है, यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा। सबसे पहले हमने एक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दिया कि हमने 200 ATM का प्रेशर लगा के उसे हाई प्रेशर कर दिया। उसके बाद ऊपर के नीचे, ऊपर है रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर ने उसे कर दिया ठंडा। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, 2 रिक्वायरमेंट्स होगी पूरी, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे स्पाइरल आ रही है, यहाँ पर लिक्विड जो है वो इकट्ठा हो गया है एयर के, और यहाँ से फिर वो जो है ऊपर की तरफ उठेगा, वेपराइज होगा, एक्सपैंड होगा, और यहाँ पर जो है वो ठंडक होगी। किस तरह ठंडक होगी? क्योंकि यहाँ पर जाउल थॉमसन इफेक्ट हो गया, जाउल थॉमसन इफेक्ट हो गया, एकदम से कंप्रेस गैस यहाँ पर आकर एक्सपैंड हुई है, ठीक है। उसके बाद वो ही दोबारा यहाँ पर जाके बाहर भी निकल सकती है, और इस तरह से जो है यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रही है वो आइसोथर्मली नहीं हो रही, बल्कि एडियाबेटिकली हो रही है। अब यहाँ पर जो है यही प्रोसीजर जो है वो हर जगह होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की डायग्राम हो। लेट मी शो यू एन अनदर डायग्राम, उससे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। डायग्राम्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन मेथड जो है वो सेम ही रहेगा। ये रही वो डायग्राम, इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक ही तरफ से फ्रेश एयर आ रही है, साथ ही प्रेशर मिला, यहाँ पर उसे ठंडक मिली, उसके बाद यहाँ पर वाटर की मौजूदगी में यहाँ पर स्पाइरल हुई, यहाँ से फिर जो है वो एक्सपेंशन हुई। तो आपने डिफरेंट डायग्राम्स देख के परेशानी होना, प्रोसीजर वही होता है। क्योंकि अब हमने लिंड्स मेथड को एक ही जगह पर तो नहीं ना लगाना, हमने कहीं AC में लगाना है, कहीं फ्रीज़र में लगाना है, कहीं हमने उसे पॉपकॉर्न के अंदर लगाना है, तो डायग्राम्स चेंज हो सकती हैं। क्योंकि फ्रीज़र के अंदर अगर हम ऐसी रेफ्रिजरेटर के अंदर लगाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो उसका कंडेंसर आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने परेशानी होना इसके डिफरेंट डायग्राम्स को देख के। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है हमारे पास होती है ये वाली फ्रीऑन गैस। हर गैस जो है वो एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो लिक्विफाई हो सकती है। ये दो क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है। इसके अलावा सेल्फ कूलिंग पॉपकॉर्न किस तरह से वर्क करता है, उसको एकदम से खोले तो उसकी गैसें सारी की सारी वेपराइज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो ठंडक मेंटेन रहती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? दिस इज 4th स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? दोज आर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। 4th स्टेट कौन सी है मैटर की? प्लाज्मा। ये कब होता है? ये हाई टेम्परेचर पे होता है। जब हमारे पास जो है, अगर हम एक चीज़ को कर रहे हैं गर्म, तो पहले वो डाइएटोमिक से मोनोटोमिक, फिर वो आयंस और किसके अंदर चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो ये मिक्सचर होती है आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रल एटम्स का। ये कब कहाँ मिली किसे, और ये किसने डिस्कवर की? विलियम क्रूक्स ने 1879 के अंदर। इस तरह के वैल्यूज़ और साइंटिस्ट के नाम भी ज़्यादा याद करना ज़रूरी नहीं है। नेचुरली ये ब्लैक होल और सन के अंदर क्यों है? क्योंकि सन के अंदर फ्यूजन प्रोसेसेस हो रहे हैं। वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर इतना हाई है कि अगर कोई बॉडी वहाँ जाएगी तो वो डिहाइड्रेट ही हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। 20,000 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। आर्टिफिशियली हमारी ज़मीन के ऊपर भी ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, ये प्लाज्मा जो है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। एज अ होल ये न्यूट्रल बॉडी होती है, क्योंकि जितने आयंस है उतने ही हम इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रल एटम्स भी उसी तरह से न्यूट्रल बॉडी में शो हो जाएंगे। इसका ग्लो होता है। अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसके लिए मैंने रेड में ही लिखा है, रेड ग्लो है। हाइड्रो, इसको याद कैसे करना है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल होती है? चीज़ों को जलाने के लिए। आग के अंदर एक आपको रेड सा वो दिखाई देता है ना, ग्लो, उसको वहाँ से याद करना है। हाइड्रोजन को किस तरह से याद करना है? अगर आपको याद हो, जब मैं आपको पढ़ा रही थी बायोलॉजी के अंदर कि अमाइनो एसिड के लिए, कि अगर वहाँ पर R जो है वो H ग्रुप हो, तो हमने कहा था वो ग्लाइसिन होता है। तो हमने उसके मेनली G के ऊपर फोकस किया था हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इसके G के ऊपर फोकस, और G से ग्रीन, ठीक है। ये इसका याद करने का तरीका है। तो ये मैंने ग्रीन कलर से ही लिखा है। नाइट्रोजन के लिए पर्पल और पिंक ग्लो है, ठीक है। दोनों का अमेलगम भी हो सकता है। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, यानी कि जितने यहाँ पे फ्लोरेसेंट चमकदार चीज़ें, जितने चमकदार बल्ब होते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन हर चमकती चीज़ प्लाज्मा हो सकती है, लेकिन सोना प्लाज्मा नहीं हो सकती। हाँ, पता नहीं क्या कह रही हूँ मैं, वापस आ जाते हैं। तो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब के अंदर भी ये होता है, नियॉन साइंस के अंदर होता है। और इसके अलावा लेज़र लैम्प, फ्यूजन कहाँ हो रही है? सन के ऊपर। पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर हेल्पफुल है। हैज़र्डियस केमिकल को रिमूव करने के लिए बहुत है इम्पॉर्टेंट। और मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? क्रिएट करता है एक ऐसी स्टेट जिसके ऊपर प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है लो एनर्जी के ऊपर,
और उस स्टेट को कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। वैसे प्लाज्मा हाई एनर्जी के ऊपर होता है हमेशा। इसके लिए एजेंट कौन कौन से, प्लूटोनियम और यूरेनियम। अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, अभी तक इसको फ्यूचर में ट्राई किया जा रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, ए और बी की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या होगी। अब मैंने यहाँ पर ओ नहीं लिखा बच्चे, ये ज़ीरो लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आगे ज़ीरो भी लिख दिया है। अब ग्लासेस वाले बच्चे और को बगैर लगाए भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर मैं आपको वो इक्वेशन दिखाती हूँ, रुकें, ये रही वो इक्वेशन। इसके अंदर आप ज़ीरो पुट करें, ए के लिए भी बी के लिए भी, तो ये वाली वैल्यू भी ख़त्म हो गई, ये वाली वैल्यू भी ख़त्म होगी। अगर हम 1 पुट करेंगे तो बच्चे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी और फिर हमारे पास मेनली वही इक्वेशन वापस आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, ये हो गया आपका ये वाला पूरा चैप्टर वाइंड अप। और माशाल्लाह से मैंने 3 वीडियोस के अंदर इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत के बलबूते पर। तो बिल्कुल 1 घंटा भी नहीं लगा और ये पूरा चैप्टर हमने रिवाइज़ कर लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।